नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे LHB पेंट्री कार के कंट्रोलिंग सप्लाई के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था LHB पेंट्री कार के, जिसको हॉट बुफेट बोलते हैं, उसके वायरिंग डायग्राम को कि पावर सप्लाई उसमें कैसे आता है। आज हम बात करें कि उसी पावर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, यानी कि उसका कंट्रोलिंग डायग्राम सर्किट कैसे है। तो देखिए, एक पेपर पे मैं ये डायग्राम बनाया हूँ, जिसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पर रख लें, ताकि इस तरह का आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे जितने भी कोच है LHB कोच, उसमें 2 फीडर आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो ये हमारा फीडर 2 है, ये हमारा फीडर 1 है। अब यहाँ पे देखिए, मैं कुछ कलर कोडिंग किया हूँ। यहाँ पे लिखा हूँ R, Y, B और न्यूट्रल। इसमें R, Y, B और न्यूट्रल। R से रेड फेज, Y से येलो यानी कि पीला, B से ब्लू और N से न्यूट्रल। यानी कि हमारे फीडर में 4 वायर मुख्य रूप से रहते हैं। मेन R, Y, B 3 फेज, एक न्यूट्रल और एक अर्थ का भी रहता है। तो हम यहाँ पे अर्थ को नहीं दर्शाए हैं, बस ये 4 जो हमारा मेन वायर है, जिससे हमारा पेंट्री चलता है, उसको मैं इसमें दर्शाया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फीडर से, दोनों फीडर से सप्लाई हमारा DND में आया। DND को जैसे ही हम ऑन करते हैं, ये सप्लाई हमारे आगे बढ़ के हमारे DND के ऊपर SBC पैनल में 125 एम्पियर के फ्यूज रहते हैं। 3 फ्यूज फीडर 1 के लिए, 3 फ्यूज फीडर 2 के लिए, वहाँ पे सप्लाई जाता है। जब उस फ्यूज से सप्लाई ये आगे बढ़ता है, तो वहाँ से आगे निकलने के बाद जस्ट फ्यूज के आगे देखिएगा तो बोतल फ्यूज लगे रहते हैं 1 एम्पियर का। उस फ्यूज में जाता है ये सप्लाई। अब वो फ्यूज के माध्यम से एक वायर उसमें से निकलता है। पहले हम बात करेंगे फीडर 2 का। ये फ्यूज के 125 एम्पियर फ्यूज से आगे बढ़ने के बाद वहाँ बोतल फ्यूज से एक वायर निकलेगा आगे। वहाँ से निकलने के बाद वो वायर हमारे DND, अब देखिए यहाँ पे DND लिखा है, यही DND है। इस DND के आगे में जब खोलेंगे आप लोग DND को, तो वहाँ पे 4 ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट रहता है, यानी कि 4 और पॉइंट रहता है ऐसे, वहीं से कंट्रोलिंग सप्लाई निकला हुआ रहता है। तो यहाँ पे जगह नहीं था, इसके वजह से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो ये वायर यहाँ से निकला, ये DND में गया। DND में जाने के बाद ये DND के ऑक्सिलरी पॉइंट से निकलेगा, जो कि NC रहता है ऑन होने के बाद। वहाँ से ये निकला सप्लाई आगे। वहाँ से निकलने के बाद हमारे पैनल में जो कि डोर रहता है SBC पैनल के डोर पे, वहाँ पर देखिएगा बटन होगा ऑफ का और ऑन का। ऑफ का बटन रेड रहता है, ऑन का बटन ग्रीन रहता है। तो ये DND से निकलने के बाद ये सप्लाई हमारे ऑफ बटन में जाता है, जो कि ये NC रहता है। यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ता है और ये सप्लाई हमारे ऑन बटन को जाता है। जैसे ही ये बटन को हम लोग पुश करते हैं ऑन, ये सप्लाई आगे निकलता है और हमारे MMR K04 को जाता है। और ये K04 जैसे ही श्योर करता है कि हमारा सप्लाई ओके है, ये सप्लाई आगे निकलता है और हमारे कॉन्टेक्टर K02 को ऑपरेट कर देता है। इसमें जो इसका A2 सप्लाई है, ये हमारे न्यूट्रल से लिया हुआ रहता है पहले से ही। अब ये देखिए, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमारे EOG मोड का है। हमारे जो HOG मोड है, यानी कि जो नया मॉडिफिकेशन है, जिसमें कि ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं 200 VA का, वहाँ पे ये सप्लाई कहाँ से निकलता है, ये दूसरा वाला। तो दूसरा वाला ये दूसरे फेज से रहता है, और एक फेज, यानी कि इसमें 2 फेज रहता है। फेज के बाद फिर क्या होता है, ट्रांसफार्मर में जाता है 200 VA का, वहाँ से एक सप्लाई निकलेगा, तो ये DND को होते हुए जाएगा और दूसरा सप्लाई A2 ऐसे आएगा।
यानी कि ये न्यूट्रल के जगह पे यहाँ से फेज से एक सप्लाई हमारे ट्रांसफार्मर में जाता है 200 VA का, वहाँ से वो 415 में कन्वर्ट करके A2 को जाता है। तो ये EOG मोड के हिसाब से डायग्राम है। तो यहाँ पे आप समझे कि एक सप्लाई वायर निकला हमारे 1 एम्पियर फ्यूज 98 नंबर को गया 125 एम्पियर फ्यूज के बाद, और वहाँ से DND में गया, DND के से आगे निकला तो हमारे ऑफ बटन को गया, ऑफ बटन से आगे निकल के हमारे ऑन बटन को गया। ऑन बटन को हम लोग जैसे ही पुश किए ये सप्लाई आगे निकला। आगे निकलने के बाद हमारे MMR K04 को गया, और वहाँ से निकलने के बाद ये हमारे कॉन्टेक्टर K02 का A1 बन गया, और ये हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। जब ये कॉन्टेक्टर हमारा होल्ड हुआ तो ये सप्लाई हमारा मेन जो सप्लाई है यहाँ आगे बढ़ा यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे आने के बाद ये हमारे ट्रांसफार्मर जो कि हमारे पेंट्री कार के नीचे लगा हुआ रहता है 60 kVA का ट्रांसफार्मर। पेंट्री कार में हमारे 2 ट्रांसफार्मर रहते हैं 60 kVA का, एक ये और एक ये। तो ये 60 kVA ट्रांसफार्मर में गया। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, हमारे 750 वोल्ट को 415 में कन्वर्ट करके वहाँ से आगे सप्लाई को भेजता है। जब ये 750 को 415 में कन्वर्ट किया, ये सप्लाई हमारा आगे निकला। आगे निकलने के बाद ये सप्लाई हमारा, ये देखिए ये हमारा 100 एम्पियर का फ्यूज है। यहाँ पे 100 एम्पियर का फ्यूज में जो कि हमारे पैनल में लगा रहता है, वहाँ पे आया ये तीनों फेज में। और जो न्यूट्रल है, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया था, न्यूट्रल हमारे सीधे वहाँ से हमारे कॉन्टेक्टर में आ जाता है, हमारे कॉन्टेक्टर में आ जाता है, जो कि कॉन्टेक्टर हमारा यहाँ पे है K46 और यहाँ पे है K44। तो यहाँ से ये सप्लाई निकला फ्यूज के माध्यम से, फ्यूज में आया। ट्रांसफार्मर से सप्लाई निकलने के बाद ये हमारा 100 एम्पियर के फ्यूज में आया। यहाँ से ये सप्लाई आगे बढ़ा, और यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ने के बाद हमारे कॉन्टेक्टर को K46 के इनपुट में आया। अब K46 को ऑपरेट करने के लिए क्या होता है, ये जो हमारे 100 एम्पियर की फ्यूज है, यहाँ से एक वायर हमारे बोतल फ्यूज जो कि हमारे AC वैगो के ऊपर लगा हुआ रहता है, जो हमारा राइट साइड में वैगो रहता है ऊपर, वहाँ पर दिखेगा बोतल फ्यूज लगा रहता है बहुत सारे। तो उसमें F78 फ्यूज नंबर रहेगा, F78 उसमें जाता है, और बोतल फ्यूज से निकल के ये सप्लाई स्मोक में जाता है, स्मोक डिटेक्टर का जो लगा रहता है, वहाँ से पावर ऑफ ऑन जो कि हमारा पैनल में रहता है सप्लाई, उसमें जाता है। उसके बाद हमारा नेट 1 एंड 2 जो कि नेट 1 एंड 2 का कॉमन रहता है, इसमें गेट में ही रहता है, वहाँ पे जाता है। वहाँ से जैसे ही ये ऑन करते हैं पावर सप्लाई, नेट 1 और 2 को पे रखते हैं ये सप्लाई को, ये यहाँ से निकल के ये हमारे K44 जो कि कॉन्टेक्टर है जो LMS का है, उसके NC से होके ये हमारे कॉन्टेक्टर K46 के A1 बनता है, और हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाता है। और वहाँ से ये सप्लाई आगे निकलता है, और हमारे बस बार में 415 वोल्ट का जो बस बार है, जिससे कि हमारे पेंट्री का सारे इक्विपमेंट चलते हैं, वहाँ पे ये सप्लाई चला जाता है। वैसे ही फीडर 1 का बात करें तो ये फीडर 1 यहाँ से निकलता है सप्लाई। वहाँ से निकलने के बाद हमारे DND से निकलने के बाद हमारे 125 एम्पियर के फ्यूज में जाता है। 125 एम्पियर से जैसे ही आगे बढ़ता है, वहाँ से एक वायर हमारे बोतल फ्यूज F97 जो कि 1 एम्पियर का रहता है, जो हमारा फ्यूज 1 एम्पियर का रहता है, सिरामिक फ्यूज F97, वहाँ से एक वायर निकलता है। वो सप्लाई निकल के हमारे DND जो कि यहाँ पे मैं बताया एक ज्वेलरी कॉन्टेक्ट रहता है, वहाँ से निकल के DND से ये हमारे ऑफ बटन को जाता है, जो कि पैनल में लगा रहता है। यहाँ से जब सप्लाई आगे बढ़ता है, ये हमारे ऑन बटन को जाता है। जैसे ही हम ऑन बटन को पुश करते हैं, ये सप्लाई हमारा आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद ये हमारा MMR K03 को जाता है। जब
MMR K03 ये सप्लाई को श्योर करता है, तब वो आगे भेजता है और ये सप्लाई हमारे कॉन्टेक्टर K01 का A1 बनता है और हमारा K01 ऑपरेट हो जाता है। K01 का A2 के लिए न्यूट्रल से सप्लाई लिया गया है। अभी नए वाले जो कोच है जिसमें 200 VA का ट्रांसफार्मर है, उसमें 2 फेज यहाँ से उठाया हुआ रहता है 750, और उसमें ट्रांसफार्मर में जाता है 200 VA का, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया था, और वहाँ से वो ट्रांसफार्मर 415 में कन्वर्ट करता है। एक फेज डायरेक्ट ये A2 पे आता है और एक फेज ऐसे होते हुए DND से, जैसे कि इसमें बताया मैं, वो A1 बनता है और कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है। ये हमारे EOG के डायग्राम के हिसाब से दिया गया है, EOG मोड पे जब गाड़ी चलती थी तब। तो ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ। अब कॉन्टेक्टर ऑपरेट होने के बाद ये सप्लाई हमारे ट्रांसफार्मर 60 kVA का, जो कि कोच के नीचे में लगा रहता है, वहाँ पे पहुँचा। ये 60 kVA का ट्रांसफार्मर 715 वोल्ट को 415 में कन्वर्ट किया। अब यहाँ से जो सप्लाई आगे बढ़ा, ये हमारे पैनल में 100 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है, 3 फ्यूज F44, F45, F46, जो कि यहाँ पे बताया था मैं। वैसे ही यहाँ पे भी 100 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है। उस 100 एम्पियर के फ्यूज में सप्लाई गया ये। अब ये कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कैसे होता है, तो ये जो फ्यूज है, यहाँ से एक वायर हमारे बोतल फ्यूज, जो कि हमारे AC वैगो के ऊपर में लगा रहता है, जैसे यहाँ पे F78 बताया, वैसे ही F79, वहाँ पे एक सप्लाई गया। वहाँ जाने के बाद ये स्मोक में हमारा एक सप्लाई गया। स्मोक में जाने के बाद ये सप्लाई आगे निकला। आगे निकलने के बाद हमारा पावर स्विच में गया। जैसे ही पावर स्विच को ऑन करेंगे, ये सप्लाई हमारा आगे बढ़ेगा। नेट 1 एंड 2 एंड LMS का जो है स्विच, नेट 1, नेट 2 और LMS एक ही में रहता है, उसमें जाएगा। जैसे ही इसको ऑन करेंगे, ये सप्लाई आगे बढ़ा और हमारे K43 के NC से होते हुए ये हमारे कॉन्टेक्टर K44 के A1 पे आएगा और हमारा K44 कॉन्टेक्टर होल्ड होगा और ये सप्लाई आगे निकल जाएगा। और ये भी हमारे बस बार, जो कि AC यूनिट की तरफ का है, उसमें जाएगा और वहाँ से सप्लाई अलग अलग लूप मार के प्लांट 1, प्लांट 2 के लिए दिया हुआ रहता है। फिर से एक बार समझाता हूँ मैं। देखिए, हमारा दोनों फीडर आया DND में। DND में आने के बाद यहाँ से DND ऑन किए। DND ऑन करने के बाद ये दोनों सप्लाई आगे निकला। आगे निकलने के बाद यहाँ से फीडर 1 का एक वायर, जो कि हमारे 125 एम्पियर फ्यूज के आगे सिरामिक फ्यूज 1 एम्पियर का लगा रहता है, 3-3, तो उसमें से एक फेज निकला और ये फेज निकल के हमारे DND का, जो कि एक्जुलरी कॉन्टैक्ट रहता है, उसमें गया। वहाँ से आगे निकला है। वहाँ से निकलने के बाद हमारे पैनल में ऑफ बटन रहता है, उसके NC में गया। NC से निकल के ये हमारे ऑन बटन के NO पे गया। जैसे ही ऑन बटन को पुश किए, ये NC में बदल गया और ये NC में बदलने के बाद यहाँ से निकल के ये हमारे K43 के, जो कि MMR है, वहाँ पे गया। MMR श्योर किया कि हमारा 750 वोल्ट सही है, तो फिर ये सप्लाई को आगे भेजा और हमारा कॉन्टेक्टर K01 का ये पॉइंट A1 बन गया और पहले से A2, जो कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल से एक फेज लिया है, तो A2 बन गया और हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। अब ये हमारे एक फेज में 415 वोल्ट सप्लाई रहता है न्यूट्रल के साथ लेने पे, और हमारा कॉन्टेक्टर 415 वोल्ट पे होल्ड होता है, यानी कि ऑपरेट होता है। वैसे ही फीडर 2 का बात करें तो हमारे DND से सप्लाई आगे निकला और हमारे 125 एम्पियर के फ्यूज में गया। 125 एम्पियर के फ्यूज से ये आगे निकलने के बाद जो हमारे 1 एम्पियर का फ्यूज है F98, उसमें गया। वहाँ से वायर निकल के ये हमारे DND के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में गया, जो कि ऑन होने पे NC रहता है। वहाँ से आगे निकला और हमारे ऑफ बटन पे गया, जो कि पैनल में लगा हुआ रहता है ऑफ बटन, उसके NC में गया। यहाँ से निकलने के बाद हमारा ऑन बटन के NO पे गया।
जैसे ही हम ऑन बटन को पुश किए ये एनो सप्लाई NC हो गया और यहाँ से आगे निकला और हमारे MMR K04 में गया। MMR हमारा जब श्योर करता है कि ये सप्लाई ओके है तो ये MMR सप्लाई को आगे जाने देता है और फिर ये हमारा कॉन्टेक्टर K02 का A1 बन जाता है और हमारा कॉन्टेक्टर ये होल्ड हो गया। अब उससे वहाँ से बात करें आगे तो कॉन्टेक्टर होल्ड होने के बाद ये हमारा सप्लाई 60 kVA ट्रांसफार्मर में गया जो कि नीचे है। ये भी हमारा सप्लाई 60 kVA ट्रांसफार्मर में गया जो कि नीचे है। ट्रांसफार्मर से निकलने के बाद ये सप्लाई हमारे पैनल में 100 एम्पियर के फ्यूज में आया। ये भी सप्लाई 100 एम्पियर के फ्यूज में आया। अब यहाँ से एक एक फ्यूज से सप्लाई निकलकर ये फ्यूज से एक सप्लाई निकला और ये सप्लाई हमारे बोतल फ्यूज के माध्यम से जो कि F79 है और ये सप्लाई बोतल फ्यूज के माध्यम से जो कि F78 है ये हमारे स्मोक में गया। स्मोक NC होता है जब ये ऑफ कंडीशन में होता है, यानी कि जैसे ही ये NC रहेगा ये आगे सप्लाई निकलेगा। यहाँ से सप्लाई निकलने के बाद हमारे पावर स्विच जो कि पैनल में रहता है ऑफ ऑन पावर का उसमें जाता है। वहाँ से जाने के बाद हमारे एक और स्विच रहता है जो नेट 1 नेट 2 का रहता है उसमें जाता है। वहाँ से जैसे ही ये दोनों सप्लाई को ऑन करते हैं ये सप्लाई आगे निकलता, दोनों स्विच को ऑन करते हैं ये सप्लाई हमारे आगे निकलता है। आगे निकलने के बाद यहाँ से ये सप्लाई हमारे K44 कॉन्टेक्टर जो कि NC पॉइंट पे जाता है। जब वो कॉन्टेक्टर बंद रहेगा तो NC पॉइंट रहेगा, चालू रहेगा तो ये NO हो जाएगा तो सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब ये कॉन्टेक्टर ऑफ रहेगा तो NC पॉइंट से होते हुए ये हमारे कॉन्टेक्टर K44 के A2 को जाएगा कॉइल को और हमारा ये K44 ऑपरेट हो जाएगा और ये सप्लाई आगे की तरफ बढ़ता है और हमारा बस बार यानी कि हमारे AC प्लांट के लिए चला जाता है। वैसे ही ये है, ये फ्यूज में आने के बाद 100 एम्पियर का ये एक सप्लाई हमारे बोतल फ्यूज 78 को जाता है। वहाँ से सप्लाई निकलने के बाद हमारे स्मोक में आता है। स्मोक सही होने पे ये NC रहता है और NC से निकल के ये सप्लाई हमारे पावर सप्लाई स्विच में आता है। जैसे ही ये पावर सप्लाई स्विच को ऑन करते हैं ये आगे बढ़ता है सप्लाई और हमारे नेट 1 एंड 2 में आता है। जैसे ही नेट 1 और 2 को ऑन करते हैं ये सप्लाई यहाँ से निकल के हमारे MMR हमारे कॉन्टेक्टर K43 के NC पे जाता है। जब ये K43 ऑफ रहता है तो ये NC रहता है, K43 ऑन रहेगा तो ये NO रहेगा। तो ये ऑफ रहता है तो NC जाता है, NC से होके ये हमारे K46 कॉन्टेक्टर को जाता है और K46 कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है और यहाँ से सप्लाई हमारे दूसरे तरफ यूनिट यानी कि हमारे हॉट केस, वाटर बॉयलर और चिमनी ये कॉइल को चलाने के लिए सप्लाई चला जाता है। तो इस तरह हमारा ये कंट्रोलिंग सप्लाई हमारे हमारे पेंट्री कार में लगे हुए रहते हैं और इस तरह ये कंट्रोल होता है। अब इधर LMS का बात करें तो LMS कैसे काम करता है, इसमें पिछले बार भी बताया था। इसमें अब LMS का कंट्रोलिंग बात करेंगे तो ये देखिए हमारा K42 कॉन्टेक्टर है और ये है K41 कॉन्टेक्टर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दोनों का सप्लाई कॉमन रहता है। अगर ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो सप्लाई इधर आएगा, ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो सप्लाई इधर आएगा। एक बार में दोनों से कोई एक ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहता है। तो यहाँ से सप्लाई आगे निकला, निकलने के बाद ये अगर सपोज मान लीजिए कि ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ तो ये सप्लाई आगे बढ़ा, अगर ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ तो ये सप्लाई आगे बढ़ा। तो ये देखिए यहाँ से ये एक फेज लिया है और ये हमारे फ्यूज जो कि F68 है जो हमारे पैनल में लगे हुए रहते हैं बोतल फ्यूज AC वैगो के ऊपर में राइट साइड में, वहाँ पे फ्यूज में गया एक सप्लाई यहाँ से निकल के और ये सप्लाई हमारे कॉन्टेक्टर K42 यानी कि ये जो कॉन्टेक्टर है इसके NC पॉइंट में गया। अब ये NC पॉइंट कैसे रहेगा, जब ये ऑफ रहेगा तो ये NC रहेगा। NC पॉइंट में गया यानी कि कॉन्टेक्टर के ऊपर में 2 पॉइंट रहता है NO और NC में जाएगा, वहाँ से निकलेगा। निकलने के बाद ये सप्लाई
ऐसे निकलेगा आगे। और ये हमारे कॉन्टेक्टर K41 का A1 में आएगा सप्लाई, और एक एक वायर यहाँ से निकला है जो कि न्यूट्रल है, वहाँ से एक जो कि A2 बनेगा। एक वायर A2 न्यूट्रल से आएगा और एक वायर यहाँ से कॉन्टेक्टर के इनपुट से निकलेगा, और यहाँ से निकल के ये K42 के NC से होके और हमारे कॉन्टेक्टर K41 के A1 पॉइंट बनेगा और ये ऑपरेट होगा। वैसे ही सेम K42 कैसे ऑपरेट होता है, तो एक इसका वायर K42 के इनपुट से एक सप्लाई निकलता है, वो सप्लाई हमारे बोतल फ्यूज F68 को जाता है, और वहाँ से निकलने के बाद हमारे कॉन्टेक्टर K41 जो कि ये कॉन्टेक्टर है इसके NC में जाता है, और यहाँ से जाने के बाद ये जब ऑफ रहता है K41 कॉन्टेक्टर, ये सप्लाई आगे बढ़ता है और हमारे कॉन्टेक्टर K42 के A1 पॉइंट पे जाता है। और दूसरा जो वायर है ये हमारे न्यूट्रल जो कि कॉन्टेक्टर K42 का न्यूट्रल रहता है, वहाँ से एक सप्लाई लेता है और कॉन्टेक्टर का A2 बनता है, और ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाता है, और ये सप्लाई यहाँ से आगे निकल के हमारे K43 के लिए आगे आता है। ये दोनों कॉन्टेक्टर आपस में इंटरलॉक रहता है। अगर ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं होगा, अगर ये ऑपरेट होगा तो ये नहीं होगा। एक दूसरे के NONC से ये इंटरलॉक रहता है। तो देखिए ये कॉन्टेक्टर कोई भी एक ऑपरेट हो गया। अब ये यहाँ से सप्लाई आगे निकला, यहाँ से सप्लाई आगे निकलने के बाद हमारे पैनल में फ्यूज नंबर लगे रहते हैं F47, F48 और F49 जो कि 80 एम्पियर के होते हैं। ये 100 एम्पियर फ्यूज के बगल में ये फ्यूज लगे हुए रहते हैं। ये पुराने पैनल में 80 एम्पियर के थे, अभी नए पैनल में ये भी 100 एम्पियर के कर दिए गए हैं। तो ये फ्यूज जो दिया हुआ है यानी कि वहाँ पे 3, 3, 6, 3, 9 और 2 11 फ्यूज लगे हुए रहते हैं। 2 जो है वो DC हमारा 125 वोल्ट जो हमारा 25 एम्पियर का फ्यूज होता है DC का, जो कि बैटरी से आता है, वहाँ उसका 2 लगा रहता है। 3 फ्यूज LMS का, 3 फ्यूज फीडर 1 का, 3 फ्यूज फीडर 2 का। तो 3, 3, 6, 3, 9 और 2 DC सप्लाई का, तो 11 फ्यूज पैनल में हमारे लगे हुए रहते हैं पेंट्री कार में। तो ये फ्यूज में गया। अब ये फ्यूज यहाँ से सप्लाई आगे निकला। अब देखिए ये हमारा फ्यूज से सप्लाई आगे निकला। अब यहाँ से एक वायर लेकर हमारे स्मोक को गया है, और स्मोक से ये फिर सप्लाई पावर सप्लाई में गया है। वहाँ से जैसे ही ये पावर सप्लाई ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, जैसे कि ये देखिए पावर सप्लाई क्या होता है, LMS में ऑफ रहता है, और जब ये हमारा नेट चालू करते हैं तो उसमें ऑन रहता है। और ऐसे ही नेट 1 और 2 का जो स्विच है वहाँ पे ये LMS में बीच में रहता है। तो ये जैसे ही इसको कंडीशन में करेंगे तो ये यहाँ से सप्लाई आगे निकलेगा, फिर ये LMS में डालेंगे तो ये सप्लाई आगे निकलेगा, और ये सप्लाई आगे निकल के ये K44 यानी कि जो ये हमारा कॉन्टेक्टर है K44 के NC में जाएगा। ये जब ये बंद रहेगा तब, अगर ऑन रहेगा तो ये NO रहेगा, जब NO रहेगा तो ये सप्लाई यहीं ब्रेक हो जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये K44 NC रहेगा, तो ये ऑफ रहेगा तो ये NC में जाएगा। यहाँ से निकलने के बाद फिर ये सप्लाई हमारे K46 यानी कि दोनों कॉन्टेक्टर ऑफ होना चाहिए, K44 के NC में जाए, K46 के NC में जाएगा। जब ये कॉन्टेक्टर ऑफ रहेगा तो ये सप्लाई आगे बढ़ेगा, और ये हमारे कॉन्टेक्टर K43 के A1 पॉइंट को जाएगा। अब A2 का बात करें तो ये यहाँ से एक सप्लाई लेकर ये हमारे K45 MMR है उसमें जाता है, और वहाँ से K45 MMR जो है वो इंश्योर करता है कि हमारा सप्लाई ओके है, तो सप्लाई आगे निकलता है और K43 का A2 बन जाता है। तो इस तरह ये काम करता है। अब देखिए जब ये कॉन्टेक्टर दोनों ऑफ रहेंगे तभी ये K43 ऑन होगा।
जब ये कॉन्टेक्टर ऑन रहेंगे तो ये K43 ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कॉन्टेक्टर और ये कॉन्टेक्टर आपस में इंटरलॉक रहते हैं, दोनों एक साथ ऑपरेट नहीं हो सकते हैं। जिस तरह ये K41 और K42 इंटरलॉक है आपस में, उसी तरह ये K43 K44 इंटरलॉक है। तो यहाँ से ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है K43 और ये सप्लाई निकल के ये K44 के आउटपुट में, यानी कि K43 और K44 का आउटपुट कॉमन हो जाता है और वहाँ से फिर सप्लाई हमारे बस बार को चला जाता है। तो इस तरह इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझें कि हमारा जो पेंट्री कार है LHB कोच का, उसमें किस तरह कंट्रोलिंग सर्किट दिया जाता है और किस तरह कंट्रोल किया जाता है। हमारे पेंट्री कार में 2 कॉन्टेक्टर लगे हुए रहते हैं, K44 और K46। बाकी हमारे AC कोच में एक ही कॉन्टेक्टर लगा हुआ रहता है, K44, लेकिन इसमें 2 कॉन्टेक्टर इसलिए रहते हैं क्योंकि इसमें 2 ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। पेंट्री कार का लोड ज़्यादा होने के कारण इसमें 2 ट्रांसफार्मर दिया हुआ रहता है और इसका लोड भी ज़्यादा रहता है। ये LMS भी समझ गए आप, यहाँ भी समझ गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, या कुछ मिस्टेक है तो भी बताएं, जिसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। आगे फिर इसी तरह वीडियो आता रहेगा और हम आपको पैनल में ले जाके भी बताएंगे, पैनल का भी एक वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग को सही से समझ में आ जाए। डायग्राम के बाद पैनल में दिखाने से क्या होता है कि समझ में आता है, डायग्राम में उतना समझ में नहीं आता है। जब हम सामने कोई प्रैक्टिकल करते हैं या देखते हैं तो उसमें चीज़ों को हम लोग सही से समझते हैं। तो इस तरह बहुत दोस्तों का कमेंट है कि हमें एक बार में देखने के बाद याद आता है, बाकी बार भूल जाते हैं। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा कि देखिए, एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है। आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देखें, एकदम समझ में आ जाएगा। 2 से 3 बार देखने के बाद क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा और चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।